भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मुलाकात हुई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों के बीच ये शीर्ष स्तर की बातचीत है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत ने यूक्रेन को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई है और उन्हें उम्मीद है कि रूस यूक्रेन संघर्ष जल्द खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार की भारत ने सख्त निंदा की है और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है। मोदी ने कहा कि उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए कई बार रूस और यूक्रेन के नेताओं से बात की और उन्हें आपस में सीधे वार्ता करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी हैं और आगे मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सोमवार को हुए चुनाव में उन्हें 174 वोट मिले, जो बहुमत के लिए जरूरी 172 वोट से 2 वोट ज्यादा हैं। 70 साल के शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और 3 बार पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें एक कुशल प्रशासक माना जाता है जो चीन और अमेरिका दोनों के साथ करीबी संबंध बनाए रखने के पक्ष में बताए जाते हैं। नेशनल असेंबली में नए प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विदेशी साजिश के आरोप को ड्रामा करार दिया। इमरान खान ने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका की साजिश है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इमरान खान सरकार ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और उसे पटरी पर लाना अब एक बड़ी चुनौती होगी। इसी के तहत उन्होंने ऐलान किया कि अगले बजट में पाकिस्तान अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट घाटा दिखाने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की नई कैबिनेट ने सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। जगन मोहन रेड्डी ने अपने वादे के मुताबिक कार्यकाल के बीचों बीच अपनी कैबिनेट बदली है। 2019 में ही सरकार बनाने के साथ जगन मोहन रेड्डी ने इसका ऐलान कर दिया था कि 5 साल के कार्यकाल के ठीक बीच में यानी 2.5 साल पूरा होने पर वो फिर से अपना मंत्रिमंडल गठन करेंगे। नई कैबिनेट में पिछले 11 मंत्रियों को बनाए रखा गया है। 25 मंत्रियों में से 17 अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। नई कैबिनेट में 4 महिला विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। इनमें जानी मानी अभिनेत्री रोजा भी शामिल हैं। इस बीच ऐसे कई विधायक जिन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया गया, उनके समर्थकों ने आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इनमें एम सुचरिता भी शामिल हैं, जो राज्य की पहली दलित और महिला थी जिन्हें पिछली कैबिनेट में गृह मंत्री बनाया गया था। नई कैबिनेट में जगह न मिलने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस में वो अभी बनी हुई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के रिश्तेदार बी श्रीनिवास रेड्डी, विधायक एस उदय भानु भी फिर से मंत्री न बनाए जाने से नाराज हैं और उनके समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। पंजाब में शानदार जीत दर्ज करने के बाद गुजरात आम आदमी पार्टी का अगला लक्ष्य है। इसी के तहत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात के भावनगर के एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। भावनगर गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी का गृह जिला है। स्कूल का दौरा करने के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, 27 साल से गुजरात में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लोगों को कैसे सरकारी स्कूल दिए हैं, उसकी एक झलक ये देखिए। गुजरात के शिक्षा मंत्री की विधानसभा भावनगर में आज मैंने 2 स्कूलों का दौरा किया। इसके साथ ही मनीष ने भावनगर के कुछ और स्कूलों की दुर्दशा की तस्वीरें दिखाई। मनीष सिसोदिया के इस दौरे के बाद बीजेपी नेता दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाने लगे उनकी कमियां निकालने के लिए। मनीष ने इसके जवाब में लिखा, आज मैंने गुजरात में बीजेपी के 27 साल के शासन की सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की पोल खोली तो बीजेपी बुरी तरह बौखला गई। आज दिल्ली के सारे बीजेपी सांसद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कमियां ढूंढने के लिए उतार दिए गए, लेकिन अफसोस कि दिल्ली के सारे बीजेपी नेता आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक भी स्कूल नहीं ढूंढ पाए जहां मकड़ी के जाले लगे दिखे हों, जहां बच्चों के बैठने के लिए डेस्क ना हो, पढ़ाने के लिए बाकी सुविधाएं न हो। मनीष ने आगे लिखा कि बीजेपी नेता अब दिल्ली के स्कूलों में उन कमरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां टाइल्स टूट गई हैं,
कहीं व्हाइट वॉश पुरानी पड़ गई है, कहीं डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। मुझे गर्व है कि सारी ताकत लगाकर भी बीजेपी इससे ज्यादा कमियां दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं निकाल पाई। आने वाले दिनों में गुजरात को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये संघर्ष अब कई और मोर्चों पर भी देखने को मिलेगा। यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में गिरफ्तार बलिया के 3 पत्रकारों की रिहाई के लिए आंदोलन तेज हो गया है। बलिया के पत्रकारों ने संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। पत्रकारों की मांग है कि तीनों गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा किया जाए और इस मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निलंबित किया जाए। गिरफ्तार पत्रकारों में से 2 अमर उजाला से जुड़े हैं, जबकि 1 राष्ट्रीय सहारा से जुड़े हैं। इन पत्रकारों का कहना है कि डीएम के आश्वासन पर उन्हें लीक हुआ पर्चा दिखाया, लेकिन डीएम ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। अमर उजाला अखबार ने भी अपने पत्रकारों को पूरी तरह निर्दोष बताया है और कहा है कि जिला प्रशासन ने खुद को बचाने के लिए पत्रकारों को बलि का बकरा बनाया है। पर्चा लीक मामले में पुलिस ने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 स्कूल मैनेजर और 3 स्कूलों के प्रिंसिपल भी शामिल हैं। इस मामले में बलिया के डीआईओएस को भी गिरफ्तार किया गया है। अंग्रेजी का जो पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में ये पेपर रद्द कर दिया गया था और अब 13 अप्रैल को ये परीक्षा होगी।